हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड पर्यावरण पर्यवेक्षक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के 11th वीडियो है। इस वीडियो में हम जनरल साइंस के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस को देखेंगे और इस वीडियो के बाद मेरा मेन फोकस ऑफिशियल सिलेबस के बी पोर्शन पे होगा। बी पोर्शन में क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री है जो कि 11th और 12th की है। ओके, तो देखिए सिलेबस तो बहुत लेंदी है, तो चैप्टर वाइज वीडियो बनाना बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या सोचा है कि कुछ सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पे वीडियो बनाऊंगा। कुछ टॉपिक्स पे तो मैं खुद से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कुछ टॉपिक पे आप मुझे सजेस्ट करोगे कि इन टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल सिलेबस का लिंक मिल जाएगा। आपको ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करना है और आपको उसमें से टॉपिक्स देखना है कि आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। ओके, तो उन टॉपिक्स को आपको कमेंट करना है, तो मैं उन पे जल्दी से जल्दी वीडियो बना दूंगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा मैक्सिमम सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ पे होता है। ओके, देखिए आपको पता है कि हमारी पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है। ओके, बिल्कुल गोल नहीं है, पोल्स पे क्या है, चपटी है। ओके, ध्रुवों पर क्या है, चपटी है ये। ओके, तो इस वजह से क्या होता है कि अगर हम यहाँ की रेडियस निकालें, ओके, पोल से रेडियस निकालें, तो ये रेडियस और जो हम इक्वेटर से जो रेडियस निकालेंगे ये रेडियस, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ओके, मतलब कि जो पोल्स से अगर हम यहाँ से सेंटर से अगर पोल्स की तरफ जाएं तो थोड़ी सी कम दूरी तय करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू पोल से इधर की साइड जाएं, इक्वेटर की साइड। ओके, और ये दूरी लगभग 23 किलोमीटर की होती है। ओके, इसको आप माइनस करके देखोगे तो 23 आएगा। ओके, और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है कि G=Gm/r²। ये होता है इसका फॉर्मूला। यानी कि जो G है वो किस पे इंडिपेंडेंटली डिपेंड हो रहा है, R पे, यानी त्रिज्या के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी त्रिज्या ज़्यादा होगी तो ग्रेविटी भी क्या होगा, कम होगा। तो हमने देखा कि जो पोल्स पे है, पोल्स की रेडियस क्या है, कम है एज कम्पेयर टू इक्वेटर। तो अगर रेडियस यहाँ पे कम है तो ग्रेविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों में उल्टा संबंध है। ओके, और वहीं अगर हम इक्वेटर की बात करें, भूमध्य रेखा की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, रेडियस ज़्यादा है, रेडियस ज़्यादा है। ओके, रेडियस ज़्यादा है तो क्या होगा, तो ग्रेविटी कम होगी। ओके, तो हमसे पूछा गया है कि ज़्यादा कहाँ पे होगा, तो ज़्यादा वहाँ पे होगा जहाँ पे रेडियस कम होगी। रेडियस कम कहाँ पे, पोल्स पे, पोल्स पे कम है। ओके, तो इसलिए पोल्स पे क्या होगा, ग्रेविटी ज़्यादा होगी। तो पोल्स पे हमारा, तो पोल्स पे ग्रेविटी ज़्यादा होगा और इस फॉर्मूले से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वस्तु की स्थिति फोकस पर है तो अवतल दर्पण, ओके, कॉनकेव मिरर द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो आपको मिरर और लेंस में जो कंडीशनल वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आने चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ओके, तो यदि आपको अपने 1 मार्क्स पक्के करने तो आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आना चाहिए। ओके, तो यदि आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को देखने के बाद आपका इस कॉन्सेप्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि आपको यकीन नहीं है तो आप उस वीडियो को देख के आए, उसके बाद जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है उसको आप खुद से अटेम्प्ट करें, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट आ गया है। ओके, तो देखिए मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में कितनी 6 कंडीशंस होती है, 6 कंडीशंस होती है। ओके, लास्ट वाली कंडीशन स्पेशल होती है। ओके, क्योंकि इसमें क्या वर्चुअल इमेज बनता है, बाकी सब में कैसे बनता है, रियल इमेज बनता है। ओके, तो फोकस पे रख रहे हैं, फोकस पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगी इमेज, इन्फिनिटी पे बनेगी। ओके, इसे आपको डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। ओके, कैसे बनता है इन्फिनिटी पे, और सारे कंडीशंस मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया। ओके, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया कि इन्फिनिटी पे बनेगा। जब हम फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा, और जब हम वस्तु को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, उल्टा होता है ये। ओके, अब नेक्स्ट है आपका उत्तल दर्पण में। ओके, उत्तल दर्पण में 2 कंडीशंस होती है। ओके, कॉन्वेक्स मिरर में 2 होती है और कॉनकेव मिरर में 6 होती है। और अगर हम लेंस में देखें, लेंस में उल्टा हो जाता है। लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में, ओके, उत्तल लेंस में 6 कंडीशन होती है, जबकि अवतल लेंस में सिर्फ 2 कंडीशन होती है। ओके, तो उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 ही कंडीशन होती है, एक तो जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं और एक जब हम इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं। ओके, ये पोल हो गया और एक इन्फिनिटी होगा, इन दोनों के बीच में रखते हैं या फिर एक इन्फिनिटी पे रखते हैं। 2 ही कंडीशन होती है उत्तल दर्पण में। ओके, तो जब हम वस्तु को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज देखिए कहाँ पे, मिरर के पीछे बनता है। ओके, मिरर के पीछे बनता है, और कहाँ पे, फोकस और पोल के बीच में बनता है। ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल, इसके बीच में बनेगा। कैसा बनता है, छोटा बनता है। और कैसा होता है, वर्चुअल होता है, स्मॉलर होता है। और कैसा होता है, इरेक्ट होता है। जब वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगा। ओके, वर्चुअल है तो इरेक्ट हो, आवासीय है तो सीधा बनेगा। ओके, दूसरा कंडीशन जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, तो देखिए बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, और कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, फोकस। ओके, इन्फिनिटी पे जब रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, और इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे तो पोल और फोकस के बीच में बनेगा। इसमें भी कैसा होगा, वर्चुअल होगा और
छोटा होगा, पॉइंट साइज होगा और सीधा होगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, जिसमें हमेशा आभासी यानी वर्चुअल प्रतिबिंब बनता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ओके, उत्तल दर्पण में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, और वर्चुअल के साथ कैसा बनेगा, सीधा भी बनेगा, हमेशा सीधा भी बनता है और छोटा भी बनता है, वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। ओके, तो आपको इतना पता होना चाहिए, और डिटेल में जाने के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो हमसे पूछा गया कि वस्तु की स्थिति बतानी है कि जब इमेज दर्पण के पीछे फोकस पे बन रही है। फोकस पे बन रही है यानी हमने वस्तु को कहाँ पे रखा होगा, इन्फिनिटी पे रखा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस। बायोगैस में देखिए क्या क्या होता है। बायोगैस में मुख्यतः देखिए मीथेन होता है, मीथेन होता है। ये देखिए ऊपर में जो स्टैंडर्ड बुक से लिया गया है, और नीचे वाला जो है ये लिया है एनसीईआरटी से। ओके, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मीथेन होता है 55 से लेके 65%। ओके, और अदर बुक के हिसाब से मीथेन होता है 40 से लेके 75%, यानी रेंज तो बराबर ही है दोनों की। ओके, तो देखिए आपको ये वाला नीचे वाला याद रखना है। मीथेन होता है 55 से 65%, कभी कभी पूछ लेता है कितना परसेंट। सबसे ज़्यादा मीथेन होता है, उसके बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड। यही दो याद रखना है आपको, टॉप के दो याद रखना है। एक तो मीथेन, सबसे ज़्यादा मीथेन होता है बायोगैस में, उसके बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमसे प्रमुख घटक पूछा गया है, तो प्रमुख घटक क्या होता है, मीथेन होता है 55 से लेकर 65%, 55 से 65% मीथेन होता है। ओके, उसके बाद होता है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है, इसके वेलोसिटी कितना होता है। चंद्रमा और पृथ्वी का तो आपको पता होना चाहिए, रटे होने चाहिए। देखिए पृथ्वी का होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ओके, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में इतना चल जाना चाहिए, तब आप पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उससे बाहर निकल जाओगे। और अगर यही मून की बात करें, मून का होता है 2.3 किलोमीटर पर सेकंड, 2.3 किलोमीटर पर सेकंड, ये होता है मून का। और इसके साथ साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा आपको एग्जाम में। देखिए इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm/r, √2gm/r। तो इसको आपको अच्छे से रट लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन्फेक्ट द एल्वियोलाई ऑफ द लंग। देखिए एल्वियोलाई क्या होती है, छोटी छोटी गोल गोल सी पुटिकाएं होती है। ओके, बबल्स टाइप की होती है, जिसमें से यहीं से जो हमारा जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि जो O2 है वो ब्लड में जाता है और ब्लड से CO2 इसमें आता है लंग में। ओके, तो यही होता है लास्ट स्टेज, यही होती है। ओके, ये होता है हमारे लंग का लास्ट स्टेज। ओके, एल्वियोलाई। तो देखिए कौन सा रोग इसको संक्रमित करता है, तो करता है निमोनिया। निमोनिया। तो क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो किसको करता है, एल्वियोलाई को करता है। ओके, फेफड़े की जो एल्वियोलाई होती है उसको करता है। ओके, ह्यूमन डिजीज पे एक वीडियो बन चुकी है, यदि आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें सब बताया गया, वायरस से जितने डिजीज होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, सब डिजीज को कवर कर दिया गया, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो निमोनिया से क्या होता है, हमारी जो एल्वियोलाई होती है, लंग्स में जो एल्वियोलाई होती है उसको संक्रमित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की 277 केल्विन पर जल का घनत्व कितना होगा। ओके, तो देखिए थोड़ा सा घुमा रखा है क्वेश्चन को। 277 इसको अगर हम सेल्सियस में निकालेंगे, सेल्सियस में निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ओके, माइनस कितना करते हैं, 273 माइनस कर देते हैं। ओके, 277 में से अगर 273 माइनस कर देंगे तो ये सेल्सियस में आ जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। और ये आपको पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी का घनत्व होता है मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है पानी का घनत्व, डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। अब वो होता कितना है, मैक्सिमम कितना होगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये होता है मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर। कितने पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। और अगर इसी को केल्विन में पूछ लिया जाए तो केल्विन में हम जोड़ देते हैं 273 केल्विन में। देखिए सेल्सियस को केल्विन में बनाने के लिए क्या करते हैं, 273 जोड़ देते हैं, और केल्विन को सेल्सियस में बनाने के लिए 273 घटा देते हैं। ओके, तो 277 केल्विन पे सबसे ज़्यादा होता है पानी का डेंसिटी, और कितना होता है, तो 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके संगलनीय पदार्थ बनाता है डैश कहलाता है। ओके, तो देखिए आपको मेटलर्जी के कुछ कॉमन वर्ड याद होने चाहिए, जैसे कि स्लैग हो गया, फ्लक्स हो गया, गैंग हो गया, ये सब आपको पता होना चाहिए। और क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। देखिए तो सबसे पहले देखिए होता है मिनरल्स। मिनरल्स यानी कि खनिज। अर्थ क्रस्ट पे पाए जाने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। अब जिन खनिजों से हम धातुओं को प्राप्त करते हैं, मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं ओर। ओके, जिन खनिज से हम मेटल्स को निकालते हैं, मेटल्स की प्राप्ति करते हैं, उसको बोलते हैं ओर, यानी कि अयस्क। यानी जितने भी ओर होते हैं वो सब क्या होते हैं, मिनरल्स। पर जितने भी मिनरल्स होते हैं वो ओर नहीं होते, यानी सभी मिनरल्स ओर नहीं होंगे, लेकिन सभी ओर मिनरल्स होंगे। ओके, ये क्वेश्चन एक बनता है। ओके, तो मिनरल्स और ओर समझ में आ गया आपको, अयस्क और खनिज। ठीक, अब देखिए जो ये ओर है, ओर में होती है गंदगियाँ, बहुत सारी धूल, कंकड़, पत्थर, छोटी छोटी अशुद्धियाँ होती हैं, इसको बोलते हैं गैंग।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गैंग। जो छोटे छोटे पत्थर कंकड़ होते हैं इनको बोलते हैं गैंग। ओके, तो कुछ गैंग को तो ऐसे निकाल देते हैं धोखे या फिर हवा के द्वारा प्रवाहित करके निकाल देते हैं, इसकी बहुत सारी विधियां होती है गैंग को हटाने की। ओके, पर कुछ जो गैंग होती है उनको हटाने के लिए उनमें कुछ मिलाया जाता है, कुछ पदार्थ मिलाया जाता है, उन पदार्थ को मिला के उन गंदगियों को निकाला जाता है। ओके, तो हम जिन पदार्थ को मिलाते हैं इन गंदगियों को निकालने के लिए उसको बोलते हैं फ्लक्स। उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स। जिन पदार्थों को हम मिलाते हैं उसको बोलते हैं फ्लक्स। ओके, ये फ्लक्स क्या करते हैं, इन गंदगियों के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, स्लैग बना लेते हैं। अभी एक नया वर्ड आ गया, स्लैग। ओके, ये स्लैग बना लेते हैं। ओके, यानी फ्लक्स को हमने ओर में मिलाया। ओर में क्यों मिलाया, क्योंकि हमें उनमें से जो गंदगी है उसको निकालना है। ओके, एक तो गैंग हो गया, गैंग तो ऐसे निकल जाएगा। ओके, जो धूल कंकड़ मिट्टी है ये तो निकल जाएगा, लेकिन कुछ गंदगी ऐसी होती है जो नहीं निकलती आसानी से, उसको निकालने के लिए हम उसमें फ्लक्स डालते हैं। ओके, फ्लक्स डालने के बाद क्या बन जाता है, स्लैग बन जाता है। ये स्लैग निकाल लेते हैं बाहर। ओके, ये गंदगी होता है पूरा स्लैग के रूप में बाहर आ जाता है। ओके, तो ये हो गया स्लैग और फ्लक्स। ओके, तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा था वो पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करते हैं। ओके, वही डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया कि वो पदार्थ जो गैंग के साथ करते हैं अभिक्रिया ताकि वो बाहर निकल जाए गंदगी, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। वो पदार्थ जो हम मिलाते हैं उसमें, और जो फ्लक्स और जो गंदगी मिलके क्या बनेगा, वो मिलके बनेगा स्लैग। ओके, धातुमल बोलेंगे उसको। ओके, ठीक, तो वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके संगलनीय पदार्थ बनाते हैं उनको बोलते हैं फ्लक्स। ओके, फ्लक्स। फ्लक्स जैसे क्या हो गया, फ्लक्स के रूप में कार्बन को भी यूज़ करते हैं, कार्बन का यूज़ करते हैं। ओके, फ्लक्स ये हो गया, एग्जांपल हो गया। और क्या होता है वो चारकोल हो गया, चारकोल हो गया, चारकोल। चारकोल भी क्या है, फ्लक्स हो गया। ठीक, तो ये एग्जांपल भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ वाटर साइकिल। ओके, जल चक्र का दूसरा नाम क्या होता है, तो जल चक्र का दूसरा नाम होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये होता है जल चक्र का दूसरा नाम, हाइड्रोलॉजिकल चक्र। जल चक्र आपको पता होना चाहिए क्या है, समुद्र का जल इवोपरेट होता है। ओके, उसके बाद ये कंडेंसेट होता है। ओके, उसके बाद ये प्रेसिपिटेट। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्रेसिपिटेशन से। देखिए, जो वर्षा है ये भी प्रेसिपिटेशन का उदाहरण है, ओले गिरते हैं ये भी प्रेसिपिटेशन का एग्जाम्पल है, और जो स्नो होता है, स्नोफॉल, वो भी प्रेसिपिटेशन का एग्जाम्पल है। तो ये तीनों आपको याद रखना है। प्रेसिपिटेशन के एग्जाम्पल क्या हो गए, वर्षा, ओले और स्नोफॉल, ये तीनों हो गए प्रेसिपिटेशन के एग्जाम्पल। तो प्रेसिपिटेशन होके जल वापिस धरातल पे आ जाता है। ओके, और जो हमारा भूमिगत जल है उसकी आपूर्ति को पूरा करता है, इसी को बोलते हैं जल चक्र। क्वेश्चन की विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसेस रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं एम्ब्रोजेनेसिस। एम्ब्रोजेनेसिस कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि ओजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सब क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं ओजेनेसिस। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है, ओवरी से ओव्यूम का रिलीज होता है। ओके, अब जो ओव्यूम है उसका जो डेवलपमेंट होता है, ओके, यानी कि जो उसका रिलीज हुआ यहाँ से ओवरी से, और उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है ओवम का, उसको बोलते हैं ओजेनेसिस। ओजेनेसिस बोलते हैं उसके डेवलपमेंट फेज को। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, टेस्टिस से स्पर्मेटोजुआ का जो डेवलपमेंट होता है उसी को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस से स्पर्मेटोजुआ का जो डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, अब देखिए यहाँ से आया एग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, यहाँ से आया स्पर्म। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं। तो इसको जब ये फ्यूज होते हैं इस प्रक्रिया को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और जब ये फर्टिलाइज हो जाते हैं यानी कि ये फ्यूज हो जाते हैं, तब क्या बनता है इन दोनों को मिलने से, तब बनता है जाइगोट। जाइगोट बनता है। ओके, जाइगोट। अब जब ये जाइगोट डेवलप्ड होता है, ओके, इसको जब ये विकास करने लग जाता है तो इसी फेज को क्या बोलते हैं, इसी फेज को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। इसी को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। ये क्वेश्चन में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉयो फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट से जब एम्ब्रॉयो बनता है तो इसी को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, तो ओजेनेसिस क्या हो गया कि डेवलपमेंट ऑफ ओवम इन ओवरी, ओवरी में जो ओवम का डेवलपमेंट होगा उसी को बोलेंगे ओजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटोजुआ का टेस्टिस में जो डेवलपमेंट होगा उसी को बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, और फर्टिलाइजेशन यानी कि जब स्पर्म और एग जब मिलते हैं उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और जब मिलकर जाइगोट बनाते हैं फिर जाइगोट का जो विकास होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक एड्स इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो देखिए टैक्सोनॉमी में एवरी जीनस, स्पीसीज, इन सबको कैटेगराइज करने के लिए या फिर आइडेंटिफाइड करने के लिए कीज होती है, इनको कीज बोलते हैं। ठीक है, जिनके थ्रू हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनको एक विशेष वर्गीकरण दे सकते हैं। ठीक है, तो कीज के द्वारा हम इन सबको क्या करते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो गया कीज। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ओके, वृत्ताकार पथ पर गतिमान पिंड पर कार्यरत अपकेंद्रीय बल की दिशा क्या होगी। देखिए, जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस पर दो प्रकार के बल लग सकते हैं, ठीक है। तो हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। ओके, अपकेंद्रीय बल में क्या होता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है, जो बल की डायरेक्शन होती है बाहर की साइड होती है, बल की डायरेक्शन बाहर की साइड होती है। अभिकेंद्र यानी अंदर की ओर, ठीक है। सेंट्रीपिटल में क्या होता है, अंदर की ओर होता है, बल की डायरेक्शन कहाँ होती है, अंदर की ओर होती है। ओके, देखिए इसके ना एप्लीकेशन से पूछे जाते हैं। अपकेंद्रीय का क्या हो गया कि दूध से क्रीम निकालना, दूध से क्रीम जो निकालते हैं हो गया अपकेंद्र, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। ओके, अभिकेंद्र का क्या हो गया कि जैसे किसी मोड़ पे साइकिल का झुकना, ओके, साइकिल का एक तरफ झुकना, ये क्या हो गया, अभिकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। साइकिल जैसे मोड़ पे जाते हैं तो एक तरफ झुक जाती है, किसकी वजह से होता है, तो ये होता है अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होता है। और दूध से जो क्रीम निकलता है ये किसकी वजह से होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। ओके, ठीक। तो हमसे पूछा गया था कि बाहर की तरफ किसका डायरेक्शन है, कौन से बल का डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अपकेंद्रीय बल का डायरेक्शन कैसे होता है, सेंटर से बाहर की ओर। ओके, तो अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से दूर की ओर होता है। क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग मे बी अ रीजन फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV वायरस। HIV वायरस के संचरण होने का एक कारण हो सकता है इनमें से। देखिए, मॉस्किटो का डंक नहीं होता है, मॉस्किटो काट लेगा तो उससे नहीं होता है, HIV वायरस नहीं फैलता है। खांसी से भी नहीं होता है, और कंटामिनेटेड फूड यानी कि जो दूषित भोजन होता है उससे भी नहीं होता है। लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, जैसे हमने किसी का ब्लड दूसरे की बॉडी में चढ़ा दिया और पता चला कि जिसका हमने ब्लड चढ़ाया वो HIV पॉजिटिव था, तो दूसरा बंदा भी हो ही जाएगा। एक बूंद ब्लड से भी दूसरा व्यक्ति HIV पॉजिटिव हो सकता है। ओके, तो ये दूसरों के ब्लड से बच के रहना चाहिए हमेशा। ओके, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या होगा, HIV वायरस फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बहुलक बेंजीन डैश से प्राप्त होता है, द पॉलीमर बेंजीन ऑब्टेन फ्रॉम। तो बेंजीन का हमें पॉलीमर बताना है, तो बेंजीन का जो पॉलीमर होता है वो होता है एथाइन। एथाइन का स्ट्रक्चर ये। पॉलीमर क्या होता है, देखिए जब हम, ये हो गया एथाइन, अब बहुत सारे एथाइन मिलके क्या बना देंगे, बेंजीन बन जाएंगे। यानी कि बहुलक यानी एक जैसी संरचनाओं से बने हुए, बहुत सारी एक जैसी संरचनाओं को हम जब मिला देंगे तो उससे क्या बनता है, बहुलक बनता है। जैसे कि बेंजीन हो गया, बेंजीन को बनाने के लिए हम क्या लेंगे, एथाइन को लेंगे, बहुत सारे एथाइन को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ओके, ये आपके सिलेबस में भी है पॉलीमर। ओके, क्लास 12 के चैप्टर में। ओके, ये क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर में बहुलक। ओके, तो बेंजीन का जो बहुलक होता है, बेंजीन का जो पॉलीमर होता है वो होता है एथाइन। ओके, एथाइन। आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए कि पॉलीथीन का क्या होता है, पॉलीथीन का बहुलक क्या होता है, पॉलीथीन का पॉलीमर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप। नेक्स्ट है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के बीच का अनुपात, जिसे एम से प्रदर्शित किया जाता है, को क्या कहा जाता है। देखिए, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, m=h'/h। ओके, इसको आगे लिखते हैं -v/u, ये हो गया पूरा फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके, रेखीय आवर्धन बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं, यानी कि जो इमेज की हाइट है अपॉन जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, इसके अनुपात को क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। ओके, मैग्निफिकेशन से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, जैसे कि समतल दर्पण का मैग्निफिकेशन कितना होता है, +1 होता है। ओके, तो यहाँ पे जो प्लस साइन है वो दिखाता है वर्चुअल इमेज को, कि इमेज कैसा है, वर्चुअल है, इमेज वर्चुअल है, यानी कि आभासी इमेज। अब इमेज आभासी है तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ओके, आसी आपको पता है ना, आसी, ठीक है, तो आसी यानी आभासी है तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ओके, सीधा बनेगा। और वाऊ यानी कि वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा। ठीक, तो पॉजिटिव से हमें पता चलता है कि वर्चुअल है। अब वर्चुअल है तो इससे ये भी पता चल जाएगा जो इमेज है वो सीधा बनता है, समतल दर्पण में सीधा इमेज बनता है, लेकिन कैसा होता है, वर्चुअल होता है वो। +1 का मतलब होता है समान, ठीक, मतलब कि जितनी भी वस्तु है उसी के बराबर उसकी साइज होगी इमेज की। अब +1 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब होगा कि वस्तु की जो इमेज है वो वस्तु से भी बड़ी है +1 से, और 1 से छोटी है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज है, इमेज का साइज है वो वस्तु के साइज से छोटी है। ओके, तो इससे हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं मैग्निफिकेशन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी जड़ें नाइट्रोजन फिक्सेशन में शामिल होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में किसकी जड़ें शामिल होती है, तो आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम होता है, राइजोबियम होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि पेड़ का नाम बताओ जिसकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है। ओके,
तो आपको एक तो साइकस का नाम याद रखना है, साइकस का नाम, और जितने भी लेगुमिनस प्लांट होते हैं, लेगुमिनस यानी कि फलीदार फसल जितने होते हैं, फलीदार जिसमें फली होती है, उन सब की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया पाया जाता है। ओके, तो एक तो आपको साइकस याद रखना है, दूसरा जितने भी लेगुमिनस प्लांट हो गए, जितने भी फलीदार फसल हो गए, सब में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड का एग्जाम्पल नहीं, स्यूडो यानी कि झूठा, मतलब कि सच नहीं है, वो रियल नहीं है। ओके, स्यूडो सॉलिड, देखिए दो प्रकार के सॉलिड होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमोर्फस सॉलिड। ओके, एमोर्फस सॉलिड को ही बोलते हैं स्यूडो सॉलिड, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो होता है आपका ट्रू सॉलिड। ओके, ये आपका जो केमिस्ट्री है, 12th क्लास की केमिस्ट्री, उसका चैप्टर नंबर 1 है, और चैप्टर नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन तो जरूर ही आते, जरूर। ओके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, वीडियो को यहाँ पे पॉज करके सारे जितने भी इन सबको रीड कर लेना है। ओके, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसको अलग से वीडियो में कवर करवाऊंगा अभी, ठीक है, जिसमें मैं आपको जितने भी क्रिस्टलाइन डिफेक्ट होते हैं सब बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं उस वीडियो में ऑलरेडी कवर करवा दूंगा, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल देखिए क्या होता है, नेप्थलीन हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर, ये हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल। और वहीं पे अगर हम एमोर्फस सॉलिड की एग्जांपल की बात करें, एमोर्फस सॉलिड में क्या हो गया, ग्लास हो गया, रबर हो गया, टेफ्लॉन, ठीक, फाइबर ग्लास। एमोर्फस सॉलिड को मैं बताऊंगा थोड़ा, तो देखिए जैसे एमोर्फस सॉलिड को हम थोड़ा सा हीट देते हैं ना, तो ये बहने लग जाते हैं, मतलब बहने का गुण आ जाता है इनमें, लाइक जैसे लिक्विड जैसे बहते हैं ना, वैसे फ्लो करने लग जाते हैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पे। ओके, एमोर्फस सॉलिड, इसलिए इनको झूठा सॉलिड बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। ओके, जबकि ट्रू सॉलिड्स का एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, इसलिए इसको ट्रू सॉलिड बोलते हैं। ओके, इसे तो बाकी ऐसे मैं आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगा। और एग्जांपल की बात करें तो NaCl हो गया, डायमंड हो गया, ये क्या हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। ओके, डायमंड को आप देखिए, डायमंड को आप गर्म करेंगे तो लिक्विड बनेगा, नहीं बनेगा लिक्विड। अगर आपने रबड़ को गर्म कर दिया तो वो लिक्विड बन जाएगा, ठीक है, लिक्विड बन के बहने लग जाएगा इस टाइप से। प्लास्टिक को आप गर्म करोगे थोड़ा तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। ठीक, तो ये होता है एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमसे पूछा गया है कि एग्जाम्पल नहीं है, सूडो सॉलिड का एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। रबर है एक सूडो सॉलिड है, प्लास्टिक भी सूडो सॉलिड है, और क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है ये भी क्या है, एक सूडो सॉलिड है। जबकि सोडियम क्लोराइड NaCl अभी हमने देखा था, NaCl क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ओके, तो ये क्या है, ट्रू सॉलिड है, तो ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे ही कोई पृथ्वी की सतह से नीचे क्रोड की ओर बढ़ता है तो गुरुत्व त्वरण के मान में क्या बदलाव होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये पृथ्वी सतह से आप ऊपर जाओ या नीचे जाओ, पृथ्वी सतह से आप ऊपर जाओ या फिर सेंटर की तरफ जाओ, जी का मान हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा, जी का मान क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का बाहरी आवरण कौन सा होता है। ठीक है, मस्तिष्क का बाहरी आवरण क्या होता है, सबसे बाहर का जो आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्यूरामेटर। क्या बोलते हैं उसको, ड्यूरामेटर बोलते हैं। सबसे बाहर होता है ड्यूरामेटर, सबसे अंदर होता है पायोमेटर, और बीच वाली लेयर को क्या बोलते हैं, आर्किनॉइड मैटर बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए डाला हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1885 में निम्नलिखित में से किसने प्रयोगात्मक रूप से विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व को प्रमाणित किया था। ओके, तो किसने किया था, आज हर्ट्ज ने किया था। हर्ट्ज ने क्या किया था, चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व को प्रमाणित किया था। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आप सिलेबस डाउनलोड करें और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।